वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द सिल्कन टेंट को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे द सिल्कन टेंट की समरी, एनालिसिस और लिटरेरी डिवाइसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्रीफ बायोग्राफी को देखते हैं। Robert Frost in full. Robert Lee Frost, born 26 March 1874, San Francisco, California, US, died 29 January 1963, Boston। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका मुकम्मल नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, 26 मार्च 1974 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में पैदा हुए और उनकी डेथ 29 जनवरी 1963 में बोस्टन में हुई थी। Was American poet who was much admired for his depiction of the rural life of New England, his command of American colloquial speech, and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situation। आप एक अमेरिकन पोइट थे जो न्यू इंग्लैंड की रूरल लाइफ की तस्वीर कशी के लिए बहुत पसंद किए गए। आपकी अमेरिकन कोलोकियल पर कमांड और रियलिस्टिक स्पीच वर्स आम लोगों को रोज़मर्रा के हालात में पेश करती है। डियर फ्रेंड, अब हम देखते हैं समरी ऑफ द सिल्कन टेंट। द सिल्कन टेंट by Robert Frost is a beautiful love poem that Frost wrote about his relationship with Kay Morrison, a married woman। द सिल्कन टेंट पोएम, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से लिखी गई एक ब्यूटीफुल लव पोएम है, जिसमें फ्रॉस्ट ने अपने और के मॉरिसन के रिलेशनशिप के बारे में लिखा, जो उस वक्त एक मैरिड वुमन थी। The poem uses an extended metaphor to compare Morrison to a tent। इस पोएम में मॉरिसन का टेंट से कंपेयर करने के लिए एक एक्सटेंड मेटाफर यूज किया गया है। The tent moved in the wind freely, but it still held on by a few ties, those of thought and love। टेंट हवा में फ्रीली मूव करता है, लेकिन उसे अभी भी चंद टाइज ने थाम रखा है। टाइज मीन बंधन और डोरीज वगैरह, इस तरह कह सकते हैं, और वो सोच और मोहब्बत के हैं। She remained married despite his protestation। वो एहतजाज के बावजूद मैरिड रही। He noticed that the tent has a strong center pole, which he clearly says is a symbol for Morrison's soul। It's just as a steadfast and strong। और पोएट नोट करता है कि टेंट का सेंट्रल पोल है, जिसके बारे में वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि ये मॉरिसन की रूह की अलामत है। ये इतना ही मजबूत और साबित कदम है जितना कि मॉरिसन। एनालिसिस ऑफ द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In the first line of the Silken Tent, the speaker began by noting that she, as unknown woman who is the subject of the poem, is, as in a field, a silken tent। द सिल्कन टेंट की फर्स्ट लाइन में जो स्पीकर है ये नोट करते हुए स्टार्ट करता है कि शी, जो एक अननोन वुमेन है और इस पोएम का सब्जेक्ट है, जैसे खेत में एक सिल्कन टेंट हो। ही डिस्क्राइब द टेंट, वो टेंट को डिस्क्राइब करता है, विच ही इज़ कंपेयरिंग टू द वुमेन, जिसे वो वुमेन के साथ कंपेयर कर रहा है, एज स्वेइंग इन द ब्रीज, कि वो हवा में आज़ादाना घूम रहा है। व्हेन द वेट ऑफ द ड्यूज रिलियंट्स, जैसे ही वेट हिल जाता है। सेइंग टू इजी, हवा के झोंके से
ये आराम से झूमता है। दिस वंडरफुल इमेज इज क्वाइट एवोकेटिव। ये वंडरफुल इमेज काफ़ी इश्ताल अंगेज है। It's an interesting one to consider when one's trying to relate the natural imagery to the she reference in the first line. इस बात पे गौर करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब कोई नेचुरल इमेजरी को फर्स्ट लाइन में डिस्कस शी के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। द सेंट्रल पोल ऑफ द टेंट का सेंट्रल पोल द स्पीकर सेज स्पीकर कहता है इज अ सिंबल ऑफ द श्योरनेस ऑफ सोल। ये श्योरनेस ऑफ सोल का सिंबल है। हर सोल इज पावरफुल एंड इनहेक्सिटेबल। उसकी रूह पावरफुल और नाकाबिले तस्खीर है। इट्स ऑलवेज देयर लाइक अ पैनिकल टू हेवनवर्ड सपोर्टिंग हर। वो हमेशा वहाँ मौजूद होता है जैसे आसमान की तरफ चोटी और उसको सपोर्ट करता है। द वोमन इज नॉट हेल्ड डाउन बाय एनी सिंगल कॉर्ड द स्पीकर सेज। स्पीकर का कहना है वोमन को किसी भी सिंगल कॉर्ड से दबाया नहीं जा सकता। शी इज ओनली लूजली बाउंड बाय काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ द लव एंड थॉट। और वो सिर्फ मोहब्बत और सोच के काउंटलेस सिल्कन टाइज से लूजली बाउंड होती है। Here the speaker is emphasizing how free this woman is. यहाँ स्पीकर इस बात पे जोर देता है कि वोमन कितनी आज़ाद है। There is a very little beside love and thought bending her. मोहब्बत और ख्याल के अलावा बहुत कम है जो उसे बाउंड किए हुए है। Here readers have related to the poem to first love affair with the K. Merson. यहाँ रीडर पोएम को फर्स्ट के लव अफेयर के मॉरिसन के साथ रिलेट करते हैं। Who was married at the time, जो उस वक्त मैरिड थी। The ties could represent the bond that she does have content with in her life. ये टाइड्स उन बाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनसे उसे अपनी ज़िंदगी में मुकाबला करना पड़ा। In the final four line of the silken tent, the speaker changed the direction. The silken tent की लास्ट लाइन में स्पीकर डायरेक्शन बदलता है। दिस इज नोन एज द टर्न इन अ सोनेट। इसे सोनेट में टर्न के नाम से जाना जाता है। Rather than putting it between the 12th and 13th line as is common in the Shakespearean sonnet, Forrest chose put the turn between the octet and the quatrain, as it is usually placed in the Petrarchian sonnet. इसे 12th और 13 लाइन्स के दरमियान पुट करने की बजाय जैसा कि शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, फर्स्ट ने इसे ऑक्टेट और क्वार्टाइन के दरमियान मोड़ने को चूज़ किया जैसा कि पेट्रार्चियन सोनेट में रखा जाता है। The speaker shift to describe how impactful a single bond can be in one's life. यहाँ स्पीकर ये डिस्क्राइब करने के लिए शिफ्ट करता है कि एक बॉन्ड किसी की ज़िंदगी पर कितना इम्पैक्टफुल या असरअंदाज हो सकता है। द वोमैन हु इज़ मोस्टली फ्री ऑल बॉन्ड्स। एक वोमैन जो कि मोस्टली तौर पर तमाम बाउंड्स या बंधनों से आज़ाद होती है, हैज़ ओनली वन टाई। सिर्फ एक टाई रखती है, हर मैरिज जो कि उसकी मैरिज है। To concern herself with. He used the same metaphor to depict this. If one string
goes taut, then bondage is made aware, जिससे उसे कंसर्न हो। उसको बयान करने के लिए वो एक इमेजरी यूज करता है। अगर एक बार टाउट जाता है देन बाउंड्स इज मेड अवेयर, तो उन्हें बाउंड से आगाह किया जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट की पोएम द सिल्कन टेंट में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं वह इमेजरी, एलिट्रेशन, इंजेबमेंट एंड पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इमेजरी को। इमेजरी particularly interesting description, ones that trigger and inspire the reader sense। कोई ख़ास ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन होती है जो कोई राइटर यूज़ करता है रीडर के सेंस को इंस्पायर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बट स्ट्रिक्टली हेल्ड बाय नन इज लूजली बाउंड बाय countless silken ties of the love and thought। Alliteration. Alliteration occur. The poet repeated the same consonant sound at the beginning of multiple words। Alliteration वो होती है जब कोई पोएट रिपीट करता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड को एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स के। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल सेडर in the line 5 and Roop Reliant in the line of 3 stanza 1. Enjambment can be seen when the poet cut off a line before its natural stopping point। इंजैम्पमेंट वो होती है जब पोएट कट ऑफ कर देता है लाइन को उसके नेचुरल स्टॉप पॉइंट से पहले। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजिशन बिटवीन line 1 and 2 of the first stanza as well as lines 2 and 3 of the second stanza। जैसा कि ट्रांजिशन हुई पहली और दूसरी लाइंस के दरमियान फर्स्ट स्टैंजा में और दूसरी और तीसरी लाइंस हुई सेकंड स्टैंजा में। Personification occur when the poet imbues something non-human with human characteristic। पर्सोनिफिकेशन तब अकर होती है जब कभी पोइट इम्ब्यूज करता है नॉन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द समर एयर एज कैप्रिशियस एट द एंड ऑफ पोएम। जैसा कि हम इस पोएम में फर्स्ट डिस्क्राइब करता है समर ईयर को कैप्रिशियस के साथ इस पोएम के एंड में। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की समरी, एनालिसिस और लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।